हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संचार के भेद करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संचार की परिभाषा, संचार माध्यम, संचार के तत्व ये सारे कर चुके थे। इसमें करेंगे हम संचार के भेद। भेद बताया था मैंने कि संचार के जो जो भेद होते हैं, मौखिक, अमौखिक, समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। आज हम उसको एक एक को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम मौखिक। देखो, इनको समझने के लिए इनके नाम में जाना है। इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा होता है। मौखिक, मौखिक मतलब मुख से बना है। मौखिक जो संचार मुख से बोलकर किया जाता है, जो संचार मुख से बोलकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मौखिक संचार। मुख द्वारा बोलकर। अब देखो, मुख द्वारा बोलकर, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या है ये? मुख द्वारा बोलकर ही पढ़ा रही हूँ। क्या है ये? मौखिक संचार है। जब आप स्टेज पर भाषण देते हैं वो क्या है? मौखिक संचार है। ठीक है, तो मुख द्वारा बोलकर जो संचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मौखिक संचार। सेकंड क्या है? अमौखिक संचार। अमौखिक, अमौखिक, अ क्या दिखाता है? नहीं को, मतलब जो मौखिक नहीं है, जो मौखिक नहीं है। अब देखो, मौखिक संचार था, जैसे आपने अपने बड़े को किसी को नमस्ते किया, नमस्ते बोला, ये क्या है? मौखिक संचार। और बोलने के साथ साथ आपने मान लिया आप बोले नहीं, आपने ये कर दिया, मुख से तो नहीं बोले, तो ये क्या है? हाथ जोड़ना। अमौखिक संचार मतलब मुख के द्वारा न बोलकर किया गया संचार क्या कहलाएगा? अमौखिक संचार कहलाएगा। तो मौखिक संचार, अमौखिक संचार। थर्ड है समूह संचार। समूह संचार। समूह, इनका नाम देखो, समूह कि एक व्यक्ति के साथ नहीं, पूरे समूह के साथ जब संचार किया जाता है। आप देखिए, जैसे कोई इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है तो रैलियां की जाती है, बड़ी बड़ी रैलियां होती है। क्या वो एक व्यक्ति के साथ संचार कर रहे हैं? पूरी रैली, पूरी सभा, या फिर भाषण देना है, हमारे सामने सारे बच्चे बैठे हैं, तो ये क्या है? समूह संचार। जब संचार एक व्यक्ति के साथ न होकर दो या दो से अधिक पूरे ग्रुप के साथ किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? समूह संचार। फोर्थ है सांकेतिक संचार। सांकेतिक, संकेतों द्वारा, सांकेतिक संचार। अब देखिए, जैसे ये ट्रैफिक लाइट होती है, लाल सिग्नल दिखा, आप समझ गए कि अभी क्या करना है? रुकना है। सांकेतिक, संकेत से पता लग गया, क्योंकि रेड लाइट हुई तो हमें रुकना है, और येलो लाइट हुई तो हमें चलने के लिए तैयार होना है, और ग्रीन लाइट हुई तो हमें चल देना है। ये क्या है? सांकेतिक संचार। फिर है समूह संचार हो गया, सांकेतिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक नाम में ही छिपा है। अंतःवैयक्तिक जब मनुष्य अपने आप से ही संचार करता है, मतलब इसमें और कोई नहीं होता है। जब मनुष्य संचार स्वयं से करता है, जब मनुष्य स्वयं से संचार करता है तो क्या कहलाता है? अंतःवैयक्तिक संचार। अब देखो, जैसे अपनी पुरानी यादों को याद करके गीतों के माध्यम से उनको गाना, या फिर डायरी लिखना, क्या होता है ये? या जब हम अकेले बैठे होते हैं, अपने आप से ही अकेले बातचीत करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अंतःवैयक्तिक संचार। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संचार न होकर स्वयं से ही संचार करना क्या कहलाता है? अंतःवैयक्तिक संचार। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक से क्या अभिप्राय है? अंतर्वैयक्तिक संचार मतलब इसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। जब संचार स्वयं से न होकर दो व्यक्तियों में होता है, जैसे पिता पुत्र में, माँ बेटी में, गुरु शिष्य में, या सबसे बढ़िया उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार देने वाला है, और जैसे हम हैं, मान लिया साक्षात्कार देने गए हैं, तो वहां दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। अब देखिए, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रहता है बच्चे को। अंत मतलब सेल्फ, स्वयं से। जब हम स्वयं से संचार करते हैं तो वो होता है अंतर्वैयक्तिक, और जब दो लोगों के बीच में संचार होता है तो वो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर आता है जन संचार। नेक्स्ट क्या है? जन संचार। देखिए, जन संचार ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य संचारों की तुलना में ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, ये भी मैं बताऊंगी कैसे है। जन संचार, अब देखो यहाँ इंटरेक्शन कभी दो लोगों के बीच में हो रहा है, कभी पूरे समूह के बीच में हो रहा है,
मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष न होकर, ये बात याद रखने की है कि जनसंचार किसे कहते हैं। जब संवाद या मतलब जो हमारा इंटरेक्शन है या बातचीत है प्रत्यक्ष रूप से न होकर, क्या कहा मैंने, जब हमारी बातचीत प्रत्यक्ष रूप से न होकर, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से या कैसे भी प्रत्यक्ष रूप से बातचीत न होकर किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा होती है। यांत्रिक माध्यम जैसे अब देखो, अब मैं आपको आपके सामने खड़ी होकर तो नहीं पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी आमने सामने बातचीत नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष न होकर किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा हो रही है। क्या ऐसा है कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ? नहीं ना। तो ये मोबाइल फोन ये क्या है, जनसंचार है। मतलब प्रत्यक्ष संवाद न होकर किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा किया गया संचार क्या कहलाता है, जनसंचार। क्लियर है। तो ये थे संचार के भेद। अब आगे एक दो बात और मैं बताऊंगी, क्या है वो, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो आपने और भी संचार किए, कई संचार कर चुके हैं आप, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, जनसंचार है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संचार है, जनसंचार। क्यों है ये सबसे महत्वपूर्ण? देखो बेटे, मौखिक संचार एक दो व्यक्तियों के बीच में हो गया, 4 5 10। समूह संचार है, मान लिया भाई हजारों लाखों लोगों तक हो गया, रैली वगैरह होती है, लाखों लोग उसमें हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हैं, कोई एक व्यक्ति के बीच, कोई दो, कोई लाखों लोगों तक इसका दायरा सीमित होता है, ठीक है। लेकिन जनसंचार का दायरा सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र व्याप है। व्याप मतलब फैला हुआ। अब सीमित दायरा क्या हो गया, मान लिया इतना सीमित है ये, लेकिन जनसंचार का दायरा कितना है, व्याप है, फैला हुआ है। अब देखो ये एकदम करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। जनसंचार के द्वारा जो बातचीत होती है या सूचनाएं होती है वो एकदम करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। अब सबसे पहले देखो क्या है, जैसे कोरोना चला हुआ है, क्या एक ही खबर पूरे देश में, दूसरे देशों में साथ के साथ में पहुंच जाती है, ये है जनसंचार। अगर हम बोलकर बताएं या समूह करके बताएं तो कितने लोगों तक पहुंच जाती, ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों तक। अब आप ये देखिए कि कितनी जनसंख्या, हमारी 135-37 करोड़ जनसंख्या है, तो उस तक वो एकदम से जो भी समाचार हैं वो पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, जनसंचार। इसलिए ये अन्य संचारों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आती है जनसंचार के कार्य क्या हैं। अब जनसंचार क्या कार्य करता है? सबसे पहले जनसंचार का उद्देश्य होता है लोगों को सूचना देना। क्या है, लोगों को सूचना देना, सूचित करना। अब देखो जैसे कोरोना वायरस है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ही फैला है, ये एक वैश्विक महामारी है। अब इसके बारे में सूचना देना एकदम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, सूचना देना, लोगों को सूचित करना। बात आती है मनोरंजन करना। अब मनोरंजन कैसे करेगा? अब देखो टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ऐसे वैसे कार्यक्रम पहुंचाकर वो लोगों को क्या करता है, मनोरंजन करवाता है। शिक्षित करना भी इसका उद्देश्य है, शिक्षित करना। अब देखिए नई नई जानकारियां प्रदान करके टेलीविजन से, रेडियो से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट से नई नई जानकारियां देकर लोगों को क्या किया जा रहा है, शिक्षित भी किया जा रहा है। तो सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करवाना, ये इसके क्या है, जनसंचार की विशेषताएं हैं। ओके, तो ये था हमारा जनसंचार फर्स्ट चैप्टर। ये हमारा यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम का पूरा हो गया है। देखो बेटे, लॉकडाउन आज से फिर से लगने की उम्मीद है। मैं ये कहती हूँ कि आप अपना काम प्रॉपर ढंग से करिए। आप खुश हो रहे हैं कि हमारे लिए छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। ये छुट्टी नहीं, ये आपका नुकसान हो रहा है। इस छुट्टी का मतलब रिजल्ट बहुत बाद में आएगा। अभी आप खुश हो रहे हैं कि भाई छुट्टी है, लेकिन इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, आपको ही उठाना पड़ेगा। जो बातें जो आप आमने सामने बैठकर सीख सकते थे, जो एक विद्यालय में जाकर बातें हो सकती थी, वो अब इतनी दूरी से नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो हम कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की, और वो जब यूजफुल है जब हम करवाएं और आप करें। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम करवाते रहें, आप ना करें तो भी कुछ नहीं है। आप करना चाहते हैं, हम ना करवाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों का इसमें सहयोग चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, लिखें, अपना डेली का कार्य डेली करें। क्योंकि आज मेरे पास इतना काम है, लेकिन मैंने कल नहीं किया तो इतना, परसों नहीं किया तो इतना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इतना हो जाएगा कि फिर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें समय रहते ही अपना डेली का कार्य डेली करना है, और कोई दिक्कत आती है तो अपने टीचर से बात करनी है और समझना है। ओके, धन्यवाद।